नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग लगातार एसएससी के प्रीवियस ईयर्स जीडी के मैथ्स के सेटों को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 4 सेट सॉल्व कर चुके थे और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने मैथ का 5वां सेट। देखिएगा इसमें आपके कौन कौन से 25 क्वेश्चन लिए हैं। देखिएगा एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा और देखेंगे कि एट द एंड आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं सही सही। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 120 दिन में। और बी और सी इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 150 दिन में। और सी और ए इसी काम को पूरा करते हैं 200 दिन में। तो आपसे कहा जा रहा है बी अकेले इस काम का 2/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो क्या करिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा? 600। अगर 600 एलसीएम आ गया तो 120 से भाग दिया, ये 5 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। तो अगर आपको इसमें बी अकेले उस काम का 2/5 भाग कितने दिन में करेगा तो आपको पहले बी की क्षमता चाहिए होगी। तो अगर आपने इन तीनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c जो हो जाएगा 5 4 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां से a प्लस b प्लस c जो आप देख पा रहे हैं वो आ गया आपका 6। कितना आ गया? 6। अब आपको अगर b की क्षमता चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी में a प्लस सी जो है वो 3 है, तो जो b की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी में जो b की a और c की क्षमता है वो 3 है, तो b की क्षमता कितनी आ गई? 3। तो अगर b अकेले इस काम को पूरा करेगा तो कितने दिन लेगा? 200 दिन। लेकिन इस काम का कितना भाग करना है? 2/5 भाग। अगर 2/5 भाग काम करना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 40 दूना कितने दिन में हो जाएगा? 80 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा? 80 दिन में। एक तो तरीका ये है इस सवाल को करने का, फिर से समझिएगा। एक तरीका जो मैंने बताया वो क्या है कि आप दिमाग लगाइए क्या करना है। मैंने बी की क्षमता निकाली, बी की क्षमता निकाल के बी के पूरे दिन, बी अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा तो आपने देखा 200 दिन में। लेकिन अगर बी उस काम का 2/5 भाग कितने दिन में करेगा ये पूछा जाए तो आप 200 का 2/5 कर देंगे तो कितने दिन आ जाएगा? 80 दिन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80 दिन। एक आपका ये तरीका हो गया। एक और तरीका बताता हूं मैं आपको कि एक और तरीका क्या होगा इस सवाल को करने का। ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको साइड में कर देते हैं, फिर एक और तरीका बताते हैं आपको। अब एक और तरीका देखिएगा किसको करने का। एक और तरीका क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि बी अकेले, आप देखिए जहां जहां पे बी है उन दोनों को ऐड कर लीजिए। इन दोनों जगह है 5 4 9, 9 में से 3 घटा लीजिए, बचा कितना? 6। और इस वर्क को डबल कर दीजिए। टोटल वर्क को डबल कर दिया 1200। और यहां से आपने कहा जहां जहां बी है उन दोनों को जोड़ लिया। 5 4 9 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया? 6। तो ये कितने दिन में हो जाएगा? 200 दिन में टोटल काम बी कर लेगा। और हमें करवाना कितना है? 2/5 भाग। अगर 2/5 भाग करवाना तो कितने दिन में हो जाएगा? 80 दिन में। एक ये तरीका है इसको सवाल को करने का। तो जो आपको बेहतर लग रहा है आप उस तरीके से करिए। मैंने पहले एक तरीका आपको बताया जहां पे ए बी सी की टोटल क्षमता निकाल के वहां से बी की क्षमता निकाली, वहां से बी के टोटल दिन निकाल के फिर 2/5 निकाले। और एक मैंने आपको डायरेक्ट तरीका समझाया। आपको दोनों में से जो बेहतर लगे आप उस पर काम करिए। ये हो गया सवाल नंबर पहला, और इसका जो सही आंसर है वो भी पहला ही ऑप्शन है। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पहले इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए कि कह क्या रहा है सवाल, उसके बाद आप आगे करेंगे। तो पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया। तो कह रहा है बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए एक काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ए एक काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, जबकि बी उस कार्य का 30% का मतलब हो गया 3/10, ये कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो अगर यहां से हम ये देख ले कि ए ये काम पूरा कितने दिन में करेगा तो यहां से ए पता चल रहा है कि ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। और यहीं से बी देखेंगे तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो 15 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 आ गया। यहां से ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता कितनी आ गई? 3। इन्होंने कितने दिन काम किया है तो आपको पता चल रहा है कि इन्होंने ए और बी ने जो मिलकर काम किया है वो आपका बता दिया गया कि ए और उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो एक दिन में ये लोग कर रहे हैं 5 भाग, तो 4 दिन में हो गया 20 काम। 20 काम होने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितना बचा है? 10। कह रहा है शेष काम सी 6 दिन में पूरा करता है। तो जो 10 काम बचा है सी अगर 6 दिन में करता है तो सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई?
आप देखेंगे 5/3। सी की क्षमता कितनी होगी? 5/3। अब ये कह क्या रहा है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70%। तो मूल कार्य कितना था? 30। अब 30 का 70% जो काम है वो करना कितना काम है? 21। 21 भाग कर रहा है, और करना किसको किसको है? बी और सी को। तो बी की क्षमता 3 है और इसकी दे रखा है 5/3। 3 + 5/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि कितना आएगा। तो जब आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 9 5 14, 14 ये हो गया और 3 घूम के ऊपर चला गया। 21 × 3/14, 7 दूनी 14 और 7 21। ये कितना आ गया? 9/2। 9/2 का मतलब कितना आ गया? 4.5 डे या 4.5 दिन। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 4.5 दिन, थर्ड ऑप्शन। एक बार फिर से समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के करेंगे। कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। अगर ए 2/5 भाग 6 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। बी उसी काम का 3/10 भाग 3 दिन में करता है। अगर 3/10 भाग 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो इन दोनों ने जब साथ मिलकर काम किया 4 दिन, तो उसमें कर लिया इन्होंने 20 काम। तो जो बचा हुआ 10 भाग था वो बी और सी मिलकर सॉरी सी अकेले 6 दिन में कर रहा था। सी अगर 10 काम 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है? 5/3। अब कह रहे हैं कि मूल काम का 70%। तो जो मूल काम था वो कितना था? 30। 30 का 70% मतलब 21 काम बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बी की क्षमता 3 पता थी, सी की क्षमता आपने यहां से देख ली, मिलकर कितने दिन में करेंगे? 4.5 दिन में। तो जो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4.5, और आपको कह सकते हो 4.5 दिन। तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। तो बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, आराम से करिए। अगर आपको अप्रोच लेना पता है तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़कर एक एक क्वेश्चन लगाते चलिए। कोई भी सवाल बहुत टिपिकल नहीं होता है, बस केवल आपको लगाने का अप्रोच सही पता होना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले पढ़ेंगे सवाल को। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। कह रहा है यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? तो देखिएगा, मैं सवाल को करने के आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला समझिएगा कि आपको जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है? दो संख्याएं 9:5 के अनुपात में। ये आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है जो कि 9:5 के अनुपात में दे रखी है। कह रहा है बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है, तो ये बड़ी संख्या है, इसमें आपने 9 जोड़ दिया। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने लिख लिया 9x + 8। और क्या बता रहा है? छोटी संख्या में 4 घटाया जाता, तो छोटी संख्या 5 थी, इसमें मैंने मान लिया 5x - 4। 4 घटाया जाता, तो कह रहा है बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो छोटी संख्या अगर 1 है तो उसका दोगुना कितना हो गया? 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9x + 8 बराबर कितना आ गया? 10x - 8। यहां से ये आ गया। तो x का वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं वो कितना देख पा रहे हैं? 16। अगर x का वैल्यू 16 है तो 16 9 144। आपसे पूछा गया है कि आप बड़ी संख्या बताएंगे क्या आएगी, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 144। एक तो ये सवाल करने का ये और तरीका हो गया। एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना कि उसमें करना क्या है। आपको क्या पता है कि पहले संख्या का अनुपात क्या था? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का 9:5। और अभी इसी संख्या का अनुपात कितना हो गया है? 2:1। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, इसमें 8 जोड़ा जाता है, और यहां से देखेंगे आप तो इसमें कितना घटाया जाता है? 4 घटाया जाता है। तो आप यहां से दिमाग लगाइएगा, ऐसे सवालों में करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 एकम 9 और 5 दूनी 10। यहां से अंतर कितने का आया? 1 का। यहां से 2 चौको 8 और 8 एकम 8। देखिए एक जोड़ा जा रहा है और एक घटाया जा रहा है, तो जो इनका अंतर होगा वो ऐड हो जाएगा। 2 चौको 8 और 8 एकम 8, तो 1 का वैल्यू 16 आ गया। तो 16 9 144। ये इस सवाल का सही आंसर हो गया। तो अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट करना तो एक ये शॉर्टकट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर दोनों जोड़ रहे होते तो ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां घटता, अगर दोनों घट रहे होते तो भी घटता, लेकिन एक जोड़ रहा है और एक घट रहा है तो जो इनका डिफरेंस होगा वो जुड़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। तीसरे नंबर का सही आंसर, इसको देख लीजिएगा। इसके भी मैंने दो तरीके बताए हैं, बहुत अच्छे दोनों तरीके। तो चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ के अप्रोच लेने की कोशिश करिए कि करना क्या है। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपए में बेचा जाता है। कह रहा है और यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 20% छूट के बाद 120 में बेचा गया, तो 20% छूट के बाद अगर 120 में बेचा गया है
तो 20% छूट का मतलब 5 से 4। ये आपका एमआरपी था और ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस 4 का वैल्यू 120 पता है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 30, और 30 पंचे कितना हो गया 150। तो जो इसका एमआरपी रहा होगा वो कितना रहा होगा 150। कह रहा अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 20% का लाभ होता। अगर डिस्काउंट नहीं देता मतलब एमआरपी पे ही बेच देता तो 20% लाभ हो जाता। एमआरपी पे बेचने का मतलब एमआरपी को सेलिंग प्राइस मारना है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट होता रहा है 20% का। 20% प्रॉफिट मतलब 5 से 6। अब अगर आपको 6 का वैल्यू 150 पता है तो 1 का वैल्यू देखेंगे 25, और ये 25 पंचे कितना हो गया 125। तो जो आपका सही आंसर आ गया सीपी निकालने का वो कितना आ गया 125। फिर से समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, बस केवल सवाल की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपए में बेचा जाता है। तो जो भी एमआरपी था आपने उस पर क्या किया 20% का डिस्काउंट दिया। तो 20% डिस्काउंट मतलब 5 से 4, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो 5 से 4 और 4 का वैल्यू आपको पता था, आपने एमआरपी निकाल लिया 150। अब कह रहा है अगर एमआरपी पे बेच देता तो फायदा उठाता है इतने का। तो अगर एमआरपी पे बेच देता है तो आपको 6 का वैल्यू पता है और आपको 5 का वैल्यू बताना है। आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आपको सेलिंग प्राइस पता था और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था। और आपने कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला, आपने दो प्रोसेस की, एक बार 5 से 4, एक बार 5 से 6। 4 वाले का वैल्यू पता था जो आपने एमआरपी निकाला, अब वो 6 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू निकाल लिया। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 125 रुपए। आप रेशियो मर्ज करके भी कर सकते थे, रेशियो मर्ज करके कर सकते थे ये, बट ये बेहतर तरीका है, आप इस तरीके से करिए, ये बहुत आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, रेशियो मर्ज करके भी कर सकते थे अगर चाहते तो। देखिए 5वां सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी देखने में लग रहा है, बट अगर आप करने जाएंगे तो ये इतना लेंदी नहीं होगा। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। बॉडमास का रूल याद रखिए कि अगर रूल गलत किया तो क्वेश्चन गलत होगा। सबसे पहले आपको, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूं कि क्या है। सबसे पहले आपको हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट। फिर एक एक स्टेप करके आप सारी चीजें सॉल्व करिए और क्वेश्चन का आंसर अक्सर सही आता है अगर आपने रूल सही फॉलो किया है तो। 48 - 3 - 15 डिवाइड 8 और इंटू 11 - 17 डिवाइड 9 और डिवाइड 14। ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया, ये पूरा क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट। सबसे पहले जब आप ये ब्रैकेट सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे आप। ये जो अंदर ब्रैकेट दे रखा है तो इसका मतलब आ गया -6। -6 हो गया तो 64। अब यहां से डिवाइड करते जाइएगा, 64 डिवाइड, क्योंकि डिवाइड लगाए 48 इंटू 3 -15, ये डिवाइड है 8 इंटू 15 डिवाइड 8 कर दीजिए, और इंटू ये जो आया ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद -6 माइनस माइनस ये +6 हो गया इंटू 1/9 हो गया। तो पहले आप इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 चौको 64, 16 3 48 और ये 3 से 3 खत्म। यहां से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 चौको 8 और 2 3 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15। ये पूरा फाइनली बचा 5/4 और ये बचा सिर्फ और सिर्फ 4। 4 + 5/4, 4 चौको 16, 5 21/4 हो गया ये फाइनली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद। इसके पहले लगा था माइनस, और 9 छक्का ये कितना हो गया 54। ये जो 54 है ये 42 डिवाइड 54 है। चलिए भाई इसको भी देखा जाएगा अभी। और उधर से डिवाइड दे रखा है 14, तो इसको कर दीजिए 1/14। इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 21, ये यहां से कट गया तो ये बचा -3/8। ये इधर बचा -3/8 और ये 42/54 हो जाएगा आपका। किससे कटेगा देखेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 21/27 और 21/27 और कटेगा किसी से, हाँ ठीक है 6 से काट लीजिए, 6 7 42 और 6 9 54, ये बन गया। अब आप इनको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 8 7 56 और 9 3 27। 56 में जब आप 27 घटाएंगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 29/72। तो इस सवाल का जो सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 29/72। इस सवाल का सही आंसर होगा 29/72, थर्ड ऑप्शन। देखिए कुछ मत करिए, बॉडमास के रूल को फॉलो करते चलिए। आप जहां जहां पे ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, उसके बाद ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। तो अगर आप सही रूल फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं आंसर आएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 29/72।
लगाते जरूर चले जाइए। बहुत सारी मेहनत की जरूरत है क्योंकि एसएससी ने बहुत सारी वैकेंसी निकाल रखी है। सीएचएसएल का भी 4,500 वैकेंसी आ गया है और आप देख रहे हैं कितनी सारी वैकेंसी एसएससी जीडी की, सीजीएल की दे रखी है। प्रॉपर मेहनत करिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली हैं आप लोगों को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को करने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, 2 3 4 5 सेकंड देके कि आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है। मतलब दोनों का जो रेट दे रखा है वो 9,180 सेलिंग प्राइस दे रखा है। उसने एक वस्तु पर 8% लाभ कमाया, सॉरी, एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें प्रत्येक का मूल्य 9,180, दोनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है ये। उसमें एक वस्तु 8% के लाभ पर एक वस्तु पर 8% लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है। तो कह रहे उसका कुल लाभ या हानि बतानी है। आपको क्या बताना है कि कुल लाभ या हानि बतानी है। तो देखिए इसके भी मैं आपको कहीं ना कहीं दो तरीके बता सकता हूं। तो दोनों तरीके समझा रहे हैं हम आपको, जो बेहतर लगे आप वो करिएगा कि हम ये क्वेश्चन ये तरीका करेंगे। देखिए पहले 9,180 रुपए की दो चीजें खरीदी गई, 9,180 और 9,180 की। पहली वस्तु पे 8% का लाभ हो गया तो इस पे देख लो कि प्रॉफिट कितना हो गया। 8% का अगर लाभ हुआ है तो अगर 8% का लाभ हुआ तो आपने देखा यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है 8×8 = 64, 8×8 = 6, 8 एकम 8 6 14, अब ये बचा आपका 1, 8 9 72, 1 73, 734 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट हो गया। यहां से 734 रुपए 40 पैसे का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दूसरे में 15% की हानि हुई है। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहां से 0 से 0 खत्म, यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15×8 = 120 बचा 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया, 15 और 12 27, 15 और 12 27 हो गया आपका, और 15 नविया हो गया आपका 135 और 12 147। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 15×8 = 120 या ऐसे कर लीजिए, हाँ ठीक है, 15×8 = 120, 12, 15 एकम 15, 12 27, 27 का 7 लिख लिया, बचा आपका कितना 2, 15 नविया 135 और 2 137, कितना आ जाएगा 137। ये आ गया आपका 137। तो ये जो आपका हो जाएगा 1,377 रुपए का ये आपने यहाँ पे लॉस हुआ है, और 700 रुपए का कुछ ये प्रॉफिट उठाया था इसने। बट इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। यहां से दूसरी वस्तु पे 15% कुल लाभ या हानि बतानी है। दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य, मेरे हिसाब से ये दोनों जो होगा, प्रत्येक का मूल्य दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस होगा। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सीपी नहीं होगा। प्रत्येक का मूल्य जो दे रखा है ये सेलिंग प्राइस होगा। अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक बार सेलिंग प्राइस से अटेम्प्ट करिए, शायद सीपी से नहीं होगा। 8% का लाभ तो ये हो गया आपका 25 से, सॉरी ये 25 से 27 कर लीजिए, 4 ठीक है, 25 से 27, 27 का वैल्यू जो पता है वो पता है यहाँ पे 9,180 रुपए। तो यहां से देखेंगे 9 3 27, ये हो गया 10 20, और एक यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 340। तो यहां से अगर आप 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 680। तो यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो जा रहा है, 680 रुपए का। दूसरी चीज 15% की हानि पर है। 15% की हानि का मतलब हो गया 20 से 17, 17 का वैल्यू देखेंगे 9,180। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 और 540, और यहाँ से 3 का लॉस हो रहा है तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 0 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 1 16, 1620। तो लॉस हो रहा है 1620 का और प्रॉफिट हो रहा था 680 का। तो अगर आप घटाएंगे तो 12 में 8 गया 4, 15 में 940 रुपए का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 940 रुपए का लॉस। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर आने वाला है 940 रुपए। एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मुझे लगा ये सीपी है क्योंकि प्रत्येक का मूल्य दे रखा है, बट ये नहीं ध्यान दिया कि उसे बेचा जाता है। देखिएगा एक बार फिर से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी एक कंफ्यूजन की वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। आपसे क्या कह रहा है कि 8% का लाभ होता है। 8% का लाभ मतलब 25 से 27, 27 का वैल्यू आपको पता था तो आपने यहां से 2 यूनिट का वैल्यू मतलब देख लिया कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो आपको पता चल गया कि 680 रुपए का प्रॉफिट है और 1620 रुपए का लॉस है। तो जब आप ओवरऑल देखेंगे, एक पे 1620 रुपए का लॉस हो चुका है, एक पे 680 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल व्यापार पे जो होगा वो 940 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस। बहुत आसान सवाल है, करने की कोशिश करिए, अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। सही से पढ़ा नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है।
ये देखिए, ये बहुत बेहद आसान सवाल है, मतलब ये वो सवाल है जिसमें आप पेन भी नहीं चलाएंगे और आप आंसर बता सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से करिए। पहले आप डिवाइड करेंगे तो इससे इसका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये एक आ गया, कितना आ गया, एक। अब 523 इंटू एक तो 523, 523 और 523 को जोड़ेंगे तो 1046 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज कर सकते हैं। 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर क्या है, ये देखिए, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, ये एवरेज का क्वेश्चन। पहले अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा फिर करते हैं। आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन की 4, 6, 8, 12 और x का औसत कितना दे रखा है, 7। 4, 6, 8, 12, x, ये संख्याएं दे रखी हैं आपको 5 और इनका एवरेज पता है 7। इसके बाद दे रखा है आपको x 9, 13, 15, इन संख्याओं का और y, इन संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 9 दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि 2x माइनस 3y क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू चाहिए होगा कि x और y का वैल्यू क्या है। देखिएगा दो तरीके हैं x और y का, एक तो आप डेविएशन से देख सकते हैं, डेविएशन से नहीं देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि ये 5 संख्याएं हैं तो इनका टोटल 35 होना चाहिए था। ये 6, 4, 10, 8, 18, 18, 12, 30 हुआ तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू 5 आ गया, वो आपने यहां उठा के रख दिया। आप देख रहे हैं ये 5 संख्याएं, इनका योग जो होना चाहिए वो था वो 45 होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था। तो 9, 5, 14, 14 और 13 कितना हो गया, ये आपका 27, 27 और 15 ये आपका हो गया 42। तो ये जो संख्या आई y निकल के वो कितनी आ गई, 3। x मिला है 5 तो 5 दूनी 10 और ये जो y मिला है 3, 3 तिरका 9, 10 में 9 घटाया तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो आंसर टिक कर दीजिए, सेकंड ऑप्शन 1 हो गया। डेविएशन से देख सकते हैं कि पहले पे 3 कम, पहले पे 3 कम, दूसरे पे 1 कम, फिर 1 ज्यादा, फिर आप देखेंगे कि 5 ज्यादा। ओवरऑल आप देख रहे हैं 2 ज्यादा है तो 7 से 2 कम कर दीजिए, 5 आ गई। ऐसे करके निकाल सकते हैं, या इतना बड़ा नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके कि 5 संख्याओं का एवरेज 7 है तो टोटल 35 होगा। 35 में से 8, 6, 14, 4, 18 और 12, 30 हो रही है तो x जो बचा वो कितना होगा, 5। दोनों में से जिस भी तरीके से आप x का वैल्यू देखना चाहें आप आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको करने की कोशिश करिए, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत आराम से करिए। देखिए सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। आराम से एक बार पहले पढ़िए फिर इसको सोचिए कि किस तरीके से किया जाए, आसानी से कर सकते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है तो धनराशि बतानी है। देखिए 2 तरीके बताए हैं मैंने इस सवाल को करने के। हमेशा अगर 9% दे रखा है तो इसको क्या कर लीजिए, 9/100। 2 वर्ष की बात कर रहा है, आप इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आपका 10,000। 10,000। अब जब आप इसका ब्याज निकालने जाएंगे तो देखेंगे, जैसे ही देखेंगे तो पहली बार जैसे इसको हल करेंगे 9% तो ये आ गया आपका 900, ये आपका 900। और 900 का जब आप 9% निकालेंगे तो ये 81 रुपए। तो यहां से जो आप ब्याज देख रहे हैं वो 1881 रुपए है और सवाल से जो ब्याज देख रहे हैं वो 3762 रुपए है। ये इसका एक बार में डबल दिख रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है। तो आप जब 10,000 का वैल्यू देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपए। एक तो ये हो गया इस सवाल को करने का तरीका। दूसरा, इसी सवाल को आप नेट चेंज से कर सकते हैं कि 9% बढ़ाया गया, फिर 9% बढ़ाया गया और ब्याज पे ब्याज तो 9 पे 9% और बढ़ा दिया गया। तो टोटल जो बढ़ा वो 18.81% बढ़ा। 18.81 का वैल्यू दे रखा है 3762। तो आप यहां से 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ गया, 200। तो जब आप 100 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो इसी सवाल को आप नेट चेंज से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। आसान सवाल है, ये एक अच्छा तरीका है इसको करने का। ये प्रिंसिपल मैंने अपनी तरफ से माना था 10,000 रुपए। तो आप इससे कर सकते हैं, ट्रायंगल मेथड से आप इससे कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लगता है आप उससे करिए। ये हो गया 9th नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 10th नंबर पे कि 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं 3 संख्याएं 4, 9, 13 के अनुपात में। देखिएगा क्या कह रखा है, आपको 3 संख्याएं बता रखा है कि किस अनुपात में है, 4, 9, 13 के अनुपात में। 4, 9 और 13 इस अनुपात में है और इनका एलसीएम दे रखा है 2340। तो देखिए अगर ये तीनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं तो जो इनका एलसीएम होगा उनके मल्टीपल के बराबर होगा, 4 × 9 × 13। अब इसका वैल्यू सवाल में पता है 2340। अगर 2340 है तो इसको काटेंगे, 13 एकम 13, बचा कितना आपका, यहां से बचा 10, तो 13 × 8 = 104, ये हो गया
9 चौको 36, 36 पंचे 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5। आपसे पूछा क्या गया है इनका HCF, तो अब आपको इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो जो इनका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 5। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है। तो इसका आंसर कितना आया 5। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला देखिएगा 11 नंबर कह रहा है एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। देखिए 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री कितनी कम हो जाती है 16%, तो उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेट चेंज लगा दीजिए। राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। 5% की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि का मतलब हो गया 20 से 21, और कमी कितने परसेंट की हो गई 16%। जब 16% की कमी होगी तो 16% की कमी का मतलब हो गया आपका लगभग उसकी बिक्री में 16% कमी हो गई। तो आपका 16% कर दीजिए 16/100, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16 और 25 कमी हुई है, तो कमी हो गई तो ये कर दीजिए 25 से 21। ये जो बचा आपका 500 से बचा आपका 441। तो जो आप कमी देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहां से कि 59 रुपए की कमी हो गई आपकी 500 पे इंटू 100, 59 की कमी हो गई देख, लेकिन इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, ये तो 11% की। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और उसकी बिक्री 16% कम हो गई, तो उस कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की कमी बतानी है। ठीक है, आंसर तो यही आने चाहिए थे। मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर, ठीक है, 5% की वृद्धि तो 20 से 21, बिक्री 16% कम हुई है, 16% कम हो गई, तो आप कर दीजिए 4 चौको 16, 25 चौको 100, ठीक है, 25 से 21 हो गई आपकी। नेट चेंज से करेंगे तो भी यही बनेगा, 5% की वृद्धि 21% की कमी, तो माइनस का 21 पंचे 105/100, ये आपका हो गया माइनस का 16, 5 100, तो ये हो गया आपका 1.05, तो 17 दशमलव समथिंग आ रहा है, सॉरी 16 करिए यहाँ पे। फिर भी ये जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो तो आंसर नहीं आएगा। 16% की कमी हो गई आपका, 16% की कमी, तो 16 पंचे 80/100, तो आपने जैसे ही देखा तो ये हो गया प्लस का 5 और माइनस का हो गया 16.8, तो ये जो आ रहा है आपका आ रहा है माइनस का 11.8, वो यहां से भी आ रहा है 11 पचे 55, 11.8। मुझे लग रहा है कि सवाल में कुछ आपको मिस्टेक दे रखी है, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि और 16% की कमी, ठीक है, इसमें शायद मेरे हिसाब से इसका कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, मैं देखूंगा, अगर इसका कुछ होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा आपको, तो एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कुछ मिस्टेक दे रखी है उस क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा मुझे, शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि उसका आंसर मैच नहीं कर रहा, जो आंसर आ रहा है वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2675 और 2320 को भाग देने पर क्रमशः 5 और शेषफल 6 शेषफल बचे, तो 2675 और 2320 इसको भाग देने पर कितना कितना शेषफल बचे 5 और 6, 5 और 6, अब 5 शेषफल बचेगा तो ये 2670 बचा, और इसको भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 10 में 6 गया 4, ये बचा आपका 16, 2314। अब आपको जो भी आंसर आना चाहिए वो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा कट करेगा, तो जैसे ही आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, इसके बाद बचा ये 6, 6 में 1 गया 5, 6 में 1 गया 5, 6 में 3 गया 3, 356। अगर आप 356 को देखेंगे तो अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये आपका 2 × 178 में ब्रेक होगा। अब 178 एक आपका ऑप्शन दे रखा है, 2 को हटा दीजिए तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 178। 178 से ये सारे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, आप पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं सीधे सीधे से, तो 178 इस सवाल का सही आंसर होगा। क्या आंसर सही हो जाएगा 178। चलते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है विग्रेस अपनी मासिक आय का, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करिए एक बार पढ़ के,
कह रहा है विग्रेस अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय बताना। उसने खर्च कितना कितना कर दिया है, 42% कर दिया उसने भोजन पे, उसके बाद उसने 16% कर दिया मकान के किराए पे और 11% कर दिया उसने मनोरंजन पे और 7% कर दिया परिवहन पे। तो टोटल 42 और 16 58, 58 7 65, 65 और 11 76% इसने खर्च कर दिया। अभी उसके पास बचा कितना है, 24%। कह रहा है 24% बचा है। कह रहा है लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से, मतलब वो जो 18,000 के खर्चों को पूर्ति करने के लिए उसको 12,000 साहूकार से लेने पड़े, तो उसके पास सिर्फ 6,000 रुपए बचे थे। और इस 6,000 का वैल्यू सवाल में जो आपको पता है यहां से जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 24%। तो अगर 24 का वैल्यू 6,000 है तो यहां से देखेंगे 6 चौको 24 और ये बचा 1,000। तो 4 का वैल्यू अगर 1,000 हो गया तो 100 का वैल्यू कितना होगा आप देख लीजिए, 25 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका पूरा इसका वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 25,000। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिएगा, सवाल में कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल तो है। देखिए 42%, 16%, 11% और 7%, टोटल ये 76% खर्च कर चुका था। अगर इसने 76% खर्च कर दिया तो अभी भी इसके पास 24% बचा है, 24% बचा है, लेकिन 18,000 रुपए इसके परिवार के खर्चे पूरे करने थे तो 12,000 रुपए इसको उधार लेने पड़े। 18 में से 12 उधार लेने पड़े तो इसके पास 6,000 तो थे ना, और वो जो 6,000 है वो कहीं ना कहीं 24% का वैल्यू है। अगर 24% का वैल्यू 6,000 है तो आप 100% का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। तो जो इसका वेतन था वो कितना था, 25,000। उसकी मासिक आय जो थी वो थी 25,000 रुपए। तो ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। ये देखिए 14 नंबर कह रहा है किसी वायुयान की चाल दे रखी किलोमीटर पर मिनट में और आपको बतानी किसमें है, मीटर पर सेकंड में। तो देखिएगा किलोमीटर पर मिनट में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे। आप यहां से देखिए कितने दे रखा है, 120 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना कर देंगे, 1,000। और अगर मिनट में दे रखा है सेकंड में बदलेंगे तो कितना कर देंगे, 60 कर दीजिए, 60 कर दीजिए। जैसे ही जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 6 कम 6 ये 0, 6 कम 6 ये 6 दूनी 12, 20 ये दे रखा है और 2 जीरो और दे रखे हैं, तो टोटल जो आपका आंसर आया वो आ गया 2,000 मीटर पर सेकंड। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है तो पहला ऑप्शन दे रखा है। फिर से देखिए 120 किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1,000 और मिनट को आर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60। एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60, और किलोमीटर में 1 किलोमीटर में होंगे 1,000 मीटर। सॉल्विंग कर ली, कितना आ गया, 2,000 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यार से किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। ये दे रखा है एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5,472 रुपए है। अब आपको 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन पता है 5,472 रुपए, और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6,930 रुपए। तो x का मान बताना है। देखिए आपसे कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, और समान धनराशि पर 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, समान राशि पर और समान ब्याज की दर पर। देखिए आपको मूलधन नहीं पता है, आपको पता है x% की धनराशि, x% की दर से यहां पे पता है 3 वर्ष में जो आपका अमाउंट पता है वो पता है 5,472 रुपए, यहां से ये पता है। और आगे आपको ये पता है कि 3 वर्षों में ये दे रखा है कि 3, यहां से ये लिख लीजिएगा कि 3 वर्षों में जो ब्याज जो आपको अमाउंट पता है 5,472 रुपए, और 7.5 वर्षों का जो पता है, 7.5 वर्षों का वो कितना पता है, 6,930 रुपए। मूलधन और ब्याज की दर दोनों चीजें सेम है। अब आपको ब्याज की दर बतानी है यहां से क्या होगी। तो देखिए यहां पे बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि 4.5 साल का ब्याज, 4.5 साल का ब्याज मतलब 9/2, 4.5 साल का ब्याज जो देख पा रहे हैं वो यहां से इसका अंतर देखेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे बचा आपका 8, यहाँ पे बचा 12, 12 में 7 घटाया बचा 5, 8, 8 में 4 घटाया बचा आपका 4, 6 में 5 घटाया 1, तो 4.5 साल का ब्याज आया 1,458 रुपए। इसको काटिए इससे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा कितना 5, 9 पना 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18। तो एक साल का जो ब्याज आ गया 2 दूनी 4,
और 16 दूनी 32, 324 रुपए। एक साल का ब्याज आया 324 रुपए। अब अगर एक साल का ब्याज 324 रुपए आया है, हम 3 साल का ब्याज यहां से निकाल के घटा दें तो हमें कहीं ना कहीं मूलधन मिल जाएगा। तो 3 चौको 12, हासिल लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, और ये 3 तरह का 9, 972 रुपए जो है वो क्या है आपका 3 साल का ब्याज। तो जैसे ही आपने 972 472 घटाएंगे तो 5000, तो जो मूलधन आ गया आपका वो कितना आ गया 4500। लेकिन उसने मूलधन नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि ब्याज का दर क्या होगा। तो एक साल का ब्याज है 324 रुपए, मूलधन पता है आपको 4500 रुपए, इंटू 100 कर देंगे तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि ब्याज की दर क्या होगी। 9 से काट लीजिए, 9 पन्ना 45, 9 तेईं 27 और 9 छक्का 54, 36/5 का मतलब हो गया 7.2%। तो जो ब्याज की दर, जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो 7.2%। एक बार फिर से समझिए, साधारण ब्याज का बहुत ठीक क्वेश्चन है कि आपको 3 वर्ष का अमाउंट पता था, आपको 7.5 वर्ष का अमाउंट पता था, आपने दोनों का अंतर किया, आपने यहां से 4.5 वर्ष का ब्याज देख लिया, तो आपने एक साल का ब्याज निकाल लिया 324 रुपए। अगर एक साल का ब्याज 324 रुपए, तो 3 साल का ब्याज निकाल के घटाएंगे तो आप मूलधन देख लेंगे। जब आपको मूलधन भी मिल गया और एक साल का ब्याज पता है, तो ब्याज का दर निकालने आपके लिए बहुत आसान काम है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 7.2% हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 16वें सवाल की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िएगा अच्छे, बहुत आसानी से कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट और किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट है। देखिए ये सवाल भी बहुत आसान है। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट है और अन्य वस्तु के तो एक पे 20% की छूट है, तो मैंने मान लिया पहली वस्तु की कीमत x थी, इस पे 20% की छूट है तो सेलिंग प्राइस हो गया 80%। और कह रहे हैं, अच्छा 20% छूट कह रहा है, पहली वस्तु पे 20% की छूट और दूसरी वस्तु पे कितने परसेंट की, 25% की छूट बराबर है। तो x पे 20% की जो छूट है वही छूट आपसे कह रहा है y पे 25% की है। तो अगर ये छूटें बराबर हैं तो यहां से जब आप x और y का रेशियो बनाओगे, 5 को 20 पचम 25, तो x और y का जो रेशियो मिलेगा वो आपको मिलेगा 5:4। 5:4 अगर x और y के रेशियो मिल रहे हैं तो आप जानते हैं कि जो इसका आंसर सही होगा वो कितना होगा, 50 और 40। तो इसके वस्तुओं के जो मूल्य आ जाएंगे वो कितने कितने आएंगे, 50 रुपए और 40 रुपए। एक बार फिर से समझिएगा, आपसे कह क्या रहा था कि दो वस्तुओं के, कह रहा है एक वस्तु के मूल्य पर 20% का छूट और दूसरी वस्तु के मूल्य पर 25% का छूट। तो x का 20% बराबर y का 25% कर दिया। यहां से x y का जो रेशियो आया वो 5:4 आया। तो जो आपके मूल्य होंगे वो भी 5:4 के अनुपात में होंगे, ना वो इसमें है ना इसमें, इसमें 5:6, इसमें 6:5 है। सिर्फ सेकंड ऑप्शन है जहां पे जो मूल्य होंगे वो 5:4 के अनुपात में होंगे। हाँ, हालांकि आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं, सवाल से आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। 50-40 हो सकता है, और भी बहुत सारे 150 और 200, 150 और 120 हो सकता है, मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बट बाय द ऑप्शन सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही है जो इसका आंसर हो सकता है। तो जिसका सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 17 नंबर देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। देखिए एज का क्वेश्चन, और एज के क्वेश्चन में कुछ छोटी छोटी बातों का याद रखना होता है। कह रहे 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 4:5:7। ये ए बी सी की आयु का अनुपात था। कह रहा उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अगर इनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का योग रहा होगा वो 15 कम कर दीजिए तो कितना रहा होगा, 120 वर्ष। क्यों 15 क्यों कम किया, क्योंकि 5 वर्ष पहले ये, 5 वर्ष पहले ये और 5 वर्ष पहले ये। अगर आप याद रखिए 3 लोग हैं और 5 वर्ष पहले जाना है तो आप 15 वर्ष टोटल कम कर लीजिए। 120 यहां से कितना हो रहा है, 7 5 12 4 16। तो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग बताना है। तो देख लीजिए अभी इनकी आयु का जो उस टाइम जो इनकी आयु का टोटल था 5 वर्ष पहले, वो 7 7 5 12 12 4 16। 16 का वैल्यू कितना पता है, 120। 16 का वैल्यू 120, तो यहां से इसको काटेंगे तो 4 चौको 16 और ये कितना हो गया 30। 4 चौको 16 और ये हो गया आपका 30। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 7.5। आपको बताना है कि 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग। इस समय बी और सी की आयु का योग देखेंगे तो आप यहां से डायरेक्ट देख लीजिए, 12 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, ये हो गया आपका 90। 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 6 90। अब 3 वर्ष बाद दोनों की पूछ रहा है तो 6 वर्ष उठा के जोड़ दीजिए तो ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 96 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 96 होगा।
एक बार फिर से इसका सोल्यूशन देख लीजिए, यहां के बाद और आसान कर देते हैं हम आपका सोल्यूशन। एक तो तरीका ये था इसको करने का, एक यहां से और आसान कर दीजिए कि आपको 4 यूनिट का वैल्यू मिल गया कि कितना है 30। अब आपको बी और सी की वर्तमान एज का टोटल 12 पता है, तो 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 12 यूनिट का वैल्यू इन दोनों की वर्तमान एज, बी और सी की जो वर्तमान एज का टोटल मिला है वो कितना मिल गया 90 वर्ष। और आपको बताना क्या है कि बी और सी की 3 वर्ष बाद, तो बी की 3 वर्ष बाद और सी की 3 वर्ष बाद, 3 3 जोड़ दीजिए तो कितने साल हो गए 96 साल। तो बी और सी की तो 3 साल बाद का योग आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 96। ये इस सवाल को करने का सही तरीका है। अगर आप पूरा हल करने जाएंगे तो बेवजह पॉइंट में आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखी है और आपसे पूछ रहा है इन रेडियस, अंतः त्रिज्या पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल कि इन रेडियस पूछ रहा है, तो ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ये दे रखा है 21, 28 और 35। अगर 21, 28 और 35 दे रखी है और इसकी इन रेडियस पूछ रहा है, पहले तो आप ये त्रिभुज पहचानिए कि क्या होगा। अगर आप इसका त्रिभुज पहचान जाएंगे तो आप इसको देख पाएंगे कि ये जो त्रिभुज दे रखा है ये आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। 7 21, 7 चौको 28 और 7 पना 35, ये एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये ट्रिपलेट बना रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में जो इन रेडियस होती है वो सबको पता है, जो समकोण त्रिभुज में इन रेडियस होती है वो सबको पता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 होती है। तो ये इन दोनों में से एक लंब और आधार हो गया, तो 21 और 28 को आप जोड़ेंगे तो 49 माइनस 35 बटे 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 14 बटे 2। 14 बटे 2 का मतलब कितना आ गया 7। तो जो इन रेडियस की माप आ गई वो आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं है, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़कर बड़ी घटा देते हैं और उसका क्या कर लेते हैं आधा कर लेते हैं, तो इन रेडियस आ जाती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ये बात याद रखिएगा। और इसको पहचानेंगे कैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट ये बना रहा है। अगर ट्रिपलेट बना रहा है तो ये समकोण त्रिभुज में ही संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। ये हो गया आपका 18 नंबर का सही आंसर। चलते हैं 19 नंबर पे। देखिए 19 नंबर तो बहुत ही सरल दे रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। और तृतीय अनुपात कैसे बताते हैं, 9 और 36। तृतीय अनुपात में क्या करते हैं, सेकंड वाले नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आपने फर्स्ट वाले से डिवाइड किया तो 9 चौको 36 और 36 चौको कितना हो गया 144। तो जो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 144। 19 नंबर का जो आपका सही आंसर हुआ वो हो गया आपका 144। तो ये देखिएगा 19 का फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है एक दुकानदार के पास कितना खिलौना है, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, उसमें से 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पे और शेष को 10% की हानि पर बेचता है। तो कह रहा है उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए। तो मैं यहां पे समझिएगा, ऐसे सवालों को करने के लिए कह रहा है 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर बेचता है। तो 3 में से जो 2 खिलौने हैं वो बेचता है 35% के लाभ पे। 2 खिलौने बेचता है 35% के लाभ पे और शेष एक खिलौना बचा वो बेचा जाता है 10% की हानि पर। ये कर लीजिए, तो 35 दूना 70 माइनस 10, आप देखेंगे टोटल ये 60% का लाभ हो रहा है। और चीजें कितनी थी 3, खिलौने कितने थे 3। तो ओवरऑल जो इसका प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 20%। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिएगा, आसानी से करने का तरीका बता रहे हैं आपको कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वे 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पे। तो मतलब 3 में से दो खिलौने थे वो 35% के प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो प्लस साइन के साथ लिख लिया। 3 में से 2 खिलौने उसने प्रॉफिट पे बेच दिया, तो एक तो लॉस पे बेचा। जो एक खिलौना 10% के लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल आपने देखा कि 60% का प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल कितने खिलौने थे 3, तो ओवरऑल बिजनेस पे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का हो गया 20% का। बहुत आसान सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। एक तरीका ये भी है करने का कि 2/3 खिलौने 20% लाभ पे, तो प्लस का 2/3 इंटू 35% के लाभ पे इंटू 35% कर दीजिए, माइनस 1/3 1/3 चीज बची वो 10% के लॉस पे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 20% आ जाएगा। एक ये तरीका, एक ये तरीका, दोनों में से जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप उससे लगा सकते हैं। ये हो गया 20 नंबर का सोल्यूशन। बढ़ते हैं 21 देखिए 21 आपका ट्रेन पे आधारित एक क्वेश्चन।
देखिए पहले अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। कह क्या रहा है सवाल, कह रहा है दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और स्थान बी से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले एक तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो ए और बी से, देखिए कह रहा है दो ट्रेनें क्रमशः ए और बी स्थान से, एक ए से शुरू करती है और एक बी से शुरू करती है चलना, एक ए से और एक बी से चलना शुरू करती है। एक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से और एक चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। देखिए कई सारे तरीके हम आपको इसमें बता सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। इनका कहीं बीच में मिलना जुलना हुआ, ये मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंच गई और ये यहां से यहां तक पहुंच गई। देखिए जितनी देर में ये यहां से यहां तक पहुंची है उतनी देर में बी यहां से यहां तक पहुंची। तो इनके कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो जितनी देर समय समान हो गया, अगर समय समान है तो आप यहां से देखेंगे इनके टाइम का जो चाल का जो समय अगर समान है तो इनके जो चाल का रेशियो होगा वही दूरियों का रेशियो होगा। तो अगर आप यहां से चाल का रेशियो देखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिएगा इसकी चाल का रेशियो कितने बन जाएगा, चाल का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 6:5। जो इनकी चाल का रेशियो होगा वही इनकी दूरियों का रेशियो हो जाएगा। तो दूरी का रेशियो भी कितना हो गया, 6:5। अब यहां से देख रहे हैं ए वाला बी से कितनी दूरी अधिक चल चुका है, 110 किलोमीटर, और यहां से एक चल चुका है। तो अगर एक का वैल्यू 110 किलोमीटर है तो टोटल 11 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 11 121 1210 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1210। रेशियो से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि चाल का रेशियो जो होगा वही दूरी का रेशियो होगा, क्योंकि जितनी देर में ये यहां से यहां तक पहुंचा उतनी देर में ये यहां से यहां तक पहुंचा है। तो यहां से ए बी से एक ज्यादा चल चुका है, अगर एक का वैल्यू 110 है तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1210। ये इस सवाल को करने का एक अच्छा तरीका है। इसका प्लान बी भी देख लीजिए कि और किस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखिएगा और करने का एक तरीका देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हर एक घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है ए वाला बी वाले से। अगर ए वाला बी वाले से हर घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है तो 110 किलोमीटर ज्यादा चलने में इसको कितना टाइम लगा होगा, 11 घंटे लगा होगा। और एक घंटे में ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं 110 किलोमीटर, तो 11 घंटे में इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो कितना ट्रेवल किया होगा, 1210 किलोमीटर। तो आप चाहिए तो रेशियो मेथड से लगाइए, आपको मैंने बिना रेशियो के बताया, रेशियो मेथड के बताया, जो आपको जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उससे करो। ये हो गया आपका 21 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं एक कक्षा के दो वर्ग ए और बी दे रखे हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। एक कक्षा में आपके ए में दे रखे हैं 38 छात्र और बी में दे रखे हैं 42 छात्र, ये दे रखे हैं आपको। और आपको बता रखा है वर्ग ए के छात्रों का औसत 55। इनका जो औसत है, जो वर्ग ए के जो छात्रों का एवरेज है ये 55 है और वर्ग बी के छात्रों का जो एवरेज है वो 32 किलोग्राम दे रखा है। तो कह रहा है कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन बताना है। देखिए ऐसे में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होते हैं, अगर आप उनको चाहें तो रेशियो में बना सकते हैं। देखिए अगर काट रहे हैं तो ये कट रहा है 19 से, 2 से कट रहा है 19 और 21, ये दे रखा है। अब आप क्या करिए, इनमें से छोटे वाले नंबर को, हमेशा मैंने कहा है कि आप एवरेज मान लीजिए, मैंने थोड़ी देर के लिए एवरेज मान लिया 32 को एवरेज अगर हमने मान लिया है तो ये देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। आप देखेंगे 32 है तो 23 ज्यादा हो रहा है, 23 ज्यादा हो रहा है कितनी संख्याओं पे, 19 पे, और इसको बांटना कितने में है, 21 और 19 टोटल 40 में। अब इसको सॉल्व करके इसके साथ ऐड कर लीजिए, ये इसका एवरेज आ गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 से 57, हाथ से लगा 5, 19 दूना 38, 5 हो गया 43, 38 5 कितना हो गया 43। 4 से काटेंगे तो ये 10, 4 से काटा तो ये हो गया 4 दाम 40, 4 दाम 40 और बचा कितना आपका 3, 4 9 36, 4 9 36, बचा कितना 1 बचा तो दशमलव लगा है। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो ये 2 5 बार और जाएगा। अभी 10 से डिवाइड करेंगे तो 10.925 हो जाएगा। ये कितना हो गया 32 प्लस 10.925। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो जो आपका सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42.925। देखिए बहुत बेहतर सवाल है और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां से कि करना क्या है। कह रहा है कक्षा के दो वर्ग ए और बी हैं जिसमें 38 और 42 छात्र हैं। तो आपको ये स्टूडेंट पता है, ये इनके एवरेजेस पता है, आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है। तो आप ग्रुप डाटा मैंने बताया आपको, तो ग्रुप डाटा अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 55 और ये 32,
आप क्या करेंगे, 19 और 21 दे रखा है, इनमें से छोटे वाले को आपने एवरेज मान लिया 32। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पे 23 ज्यादा है, तो 19 पे कितना ज्यादा होगा, 23 इंटू 19। ये जो ज्यादा होगा ये 19 और 21 टोटल 40 में बटेगा, 40 से डिवाइड कर दिया तो इसको डिवाइड करने पे आया 10.925। दोनों को उठा के जोड़ लिया तो जो सही आंसर हो गया वो चौथा ऑप्शन। देखिए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। और हाँ, जब भी आप ऐसे इस तरीके के सवालों को कर रहे हैं तो देखिए आपने इस सवाल को करने में टाइम कितना लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसका सवाल का आंसर 1 से 1.5 मिनट में निकाल रहे हैं, नहीं भाई, आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर निकालना है। और वो अगर आंसर निकालना है तो आप या तो इससे करें या एलिगेशन से करें, बट ये एलिगेशन से भी बेहतर है तो आप इससे करें, ये बहुत अच्छा तरीका है। ये हो गया आपका 22 नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है। देखिए कह रहा है 8% साधारण ब्याज का क्वेश्चन कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 3040 रुपए। तो धनराशि ज्ञात करनी है। 8% का मतलब हो गया 2/25। नीचे वाले को मूलधन मान लीजिए प्रिंसिपल, और 1 साल का ब्याज आपको 2 देखने को मिल रहा है। 1 साल का ब्याज 2 है तो 10, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10। इस 10 का वैल्यू सवाल में 3040 पता है, तो आपने देख लिया 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 304, और हमको मूलधन चाहिए 25 का वैल्यू। तो 25 का वैल्यू देखेंगे, 25 चौको 100, ये हो गया 00। 25 है 75 और एक कितना हो गया 76। तो जो आपका आंसर आ गया वो 7600 आ गया। आप 100 मान के कर सकते हैं कि 40 का वैल्यू देख लेंगे तो वहां से भी निकल आएगा, और यहां से भी निकाल के देख के कर सकते हैं। तो आप जिससे कंफर्टेबल है उससे कर सकते हैं। मूलधन को 100 मान के कर सकते हैं। किया क्या मैंने, 8% को पहले 2/25 लिखा। मैंने बताया कि जो बेस दे रखा है उसको मैंने मूलधन मान लिया P, और ऊपर वाला होता है 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसे ही 1 साल का साधारण ब्याज 2 है तो 5 साल का कितना हो जाएगा 10। हमारे पास से जो ब्याज आया है वो 10 आया है, और सवाल के पास से जो ब्याज था वो 3040 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू 304 होगा, तो 25 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा 7600 रुपए। ये हो गया 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए कह रहा है एक त्रिभुजा पार्क कार पार्क जिसकी भुजाएं 96 110। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि और हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। कह रहे एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 110 और 146 दे रखी है, मीटर दे रखी है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो देखिए ये दे रखी है कि अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो त्रिभुज दे क्या रखा है 96 110 और 146। अगर आपको ये दे रखा है तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको हीरोज फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना ये समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो आप हीरोज लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तीनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। जैसे ही आपने तीनों को जोड़ के आधा किया तो ये 110 और 96 को जोड़ा तो ये हो गया आपका 206। 206 और 146 हो जाएगा। 206 और 146 को जोड़ेंगे तो 352। 352/2। तो जैसे ही आपने काटा ये आपका S जो आ गया वो 176 आ गया। जो आपका S आया वो कितना आ गया 176। S आ गया आपका 176, A + B + C/2। इससे इसको घटाया 176 में, जैसे ही इसको घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0, ये हो गया आपका 80। 176 में से 110 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 66, ये हो गया 66। और जब आप 176 में से 146 को घटाएंगे तो ये बचा आपका 30। कितना बचा 30। अब यहां से इसको ब्रेक करते हैं तो ये आपका बन क्या रहा है, एक 11 यहां से निकल के आया और ये 16, 11 और 16 यहां से निकल गया। ये आपका 8 × 10 हो गया। ये हो गया आपका 6 × 11, और इसको भी कार कर लेते हैं 3 × 10। देखिए जो जो निकल रहा है उसको निकालते जाएंगे। तो जैसे ही आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 10 से एक 10 बाहर ले लीजिए, 2 11 से एक 11 बाहर ले लीजिए। ये 16 है, इसका स्क्वायर रूट 4 हो गया। ये हो गया 8 × 48 = 144, इसका हो गया 12। तो जो आपका एरिया आ गया त्रिभुज का वो ये आ गया। तो जो एरिया आया है वो आ गया 120। थोड़ी देर के लिए ले लिया, 12 दाम 120 × 44। ये इसका एरिया आ गया 120 × 44। और अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 d1 × d2 है ना। ये होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आप यहां से देख रहे हैं कि आपको जो d1 पता है वो कितना पता है, आपको d1 जो पता है वो 60 पता है। अब आपको d2 बताना है कि कितना होगा। तो 120 × कितना पता है, ये 44। यहां से काटेंगे 60 × 60, 60 दूना 120, 4 2 दूनी 4, 176 कितना आ गया। जो d2 आ गया वो कितना आ गया 176। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है।
आपको ये त्रिभुज की साइड्स दे रखी थी। त्रिभुज की जब साइड्स दे रखी तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया के लिए मैंने हीरोज फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, और एस हमने ये निकाल लिया। एस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को सॉल्व करके मैंने एस निकाल लिया। एस के बाद ये एस है, ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया त्रिभुज का एरिया। जो त्रिभुज का एरिया है वो समचतुर्भुज के एरिया के बराबर है, तो पूरा सॉल्व किया। और आपने D2 एक विकर्ण आपको 60 दे रखा था, तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा 176। तो इसका सही आंसर होगा वो 176, थर्ड ऑप्शन। जो इसका सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिएगा। कह रहा है एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। तो देखिए ये भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, पढ़ के एक बार अच्छे से करने की कोशिश करिए। कह रहा है एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता, तो 11% लाभ। देखिए 4% की हानि पर बेची, पहले 4% की क्या थी हानि पर, और फिर 120 रुपए अधिक का बेचा तो उसको कितने परसेंट का फायदा हो गया, 8% का फायदा हो गया। तो इन दोनों का अंतर जो यहां से दिख रहा है वो 12% दिख रहा है, और सवाल से हो गया 120। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 10। तो 100 यूनिट का वैल्यू, तो जो इसका सीपी आ गया वो हो गया 1000 रुपए। तो जो इसका सीपी आया वो आ गया 1000 रुपए। कह रहा अगर इसे 11% लाभ पर बेचना है तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 11%। तो 1000 रुपए को 11% लाभ पे बेचेगा तो 110 रुपए का फायदा। तो अगर 110 रुपए के फायदे पे बेचेगा तो 1110 रुपए का बेचेगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। तो ये था आपका 25वां सवाल जिसका आंसर आएगा 1110 रुपए। तो मेरे हिसाब से ये 25वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बीच में एक क्वेश्चन दे रखा था जो शायद हो सकता है, मुझे पूरा 100% लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ या तो वैल्यूज का अंतर है या कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। मैं देखूंगा, अगर उसमें कुछ दिक्कत लगेगी तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। इसके अलावा आप ये बताइएगा मुझे वीडियो अगर पसंद वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।